डियर स्टूडेंट्स, विश यू अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आज उपस्थित हूं अगला लेसन लेकर और मेरा अगला टॉपिक है कॉमन एरर्स ऑफ सेंटेंसेस। दिए गए सेंटेंसेस में किस प्रकार से कुछ वर्ड्स हम फ्रीक्वेंटली गलत करते चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। इसका कारण है ग्रामर के बेसिक रूल्स की जानकारी न होना, ग्रामर के फंडामेंटल्स की जानकारी न होना। यदि आपको ग्रामर के फंडामेंटल्स आते हैं तो आप इस तरीके के कॉमन एरर्स कभी भी कमिट नहीं करेंगे। आइए मेरे साथ एक एक्सरसाइज सोल्व कीजिए ताकि आप इन कॉमन एरर्स से बच सकें। There are 10 sentences in this exercise and we are going to find out the common errors and make the sentences grammatically correct. Here, the first sentence in this exercise is the Taj Mahal is a worth seeing building. आपको क्या लगता है यहां पर क्या गलती है? What is the error here? The Taj Mahal is a worth seeing building. जी हां, यहां पर हमने इस बिल्डिंग को, जो कि एक नाउन है, इस पार्टिसिपल के बाद यूज किया गया है, जबकि ग्रामेटिकली किसी भी सेंटेंस में हम नाउन को पार्टिसिपल से पहले यूज करते हैं। इसलिए यह सेंटेंस हो जाएगा द ताज महल इज अ बिल्डिंग वर्थ सीइंग। द ताज महल इज अ बिल्डिंग वर्थ सीइंग and it will become grammatically correct. So always use a participle means V1 ing form after the noun, not before the noun. Next sentence is have you heard the last news? Sentence 2 और sentence 3, इन दोनों sentences के माध्यम से मैं आपको लास्ट और लेटेस्ट के डिफरेंस को समझाना चाहता हूं ताकि आप इन दोनों वर्ड से रिलेटेड कोई भी गलती कभी ना करें। लास्ट का मतलब होता है एट द एंड ऑफ समथिंग, बिल्कुल अंतिम, जबकि लेटेस्ट का मतलब होता है न्यू, अभी अभी आया हुआ। कितना डिफरेंस है इनके मीनिंग में? दिस मीन्स न्यू, द लेटेस्ट। लेकिन लास्ट और लेटेस्ट दोनों एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्रीज हैं, इसलिए इनसे पहले हम द आर्टिकल का यूज अवश्य करेंगे। सेंटेंस 3 देखिए, द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ हिज सीरियल हैज बीन शॉट। लेटेस्ट एपिसोड ऑफ हिज सीरियल, किसी ने एक सीरियल बनाया जिसमें बहुत सारे एपिसोड्स थे और आज उसका अंतिम एपिसोड शूट किया गया है। ऊपर वाले सेंटेंस में हैव यू हर्ड द लास्ट न्यूज, क्या कोई भी न्यूज लास्ट होती है? नो न्यूज इज द लास्ट न्यूज, कोई भी न्यूज लास्ट न्यूज नहीं होती। न्यूज तो आती रहती हैं, इसलिए न्यूज के साथ हम लास्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। न्यूज हमेशा अपडेटेड होती हैं, द लेटेस्ट होती हैं, तो यहां पर हम यूज करेंगे हैव यू हर्ड द लेटेस्ट न्यूज, नॉट द लास्ट। और नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस 3 में the last episode, not the latest, the last episode of his serial has been shot. Sentence 4, no further remarks please. कोई किसी पर कमेंट कर रहा है, रिमार्क्स दे रहा है, और जिस पर वो रिमार्क्स किए जा रहे हैं वो उन रिमार्क्स से परेशान है, तो वो कहता है no further remarks please। इस सेंटेंस से मैं आपको दो वर्ड्स के बीच के डिफरेंस को समझाना चाहता हूं, फर्दर एंड फार्दर। केवल इस यू और ए का फर्क है दोनों में, बट बोथ ऑफ द वर्ड्स हैव कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग्स। फार्दर इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ वर्ड फार, जो कि डिस्टेंस को इंडिकेट करता है, डिस्टेंस को रेफर करता है। फार्दर वो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, चंडीगढ़ भिवानी से कितना दूर है और चंडीगढ़ करनाल से कितना दूर है। अगर हम चंडीगढ़ का डिस्टेंस भिवानी और करनाल से चंडीगढ़ के डिस्टेंस को कंपेयर करें
तो हम कह सकते हैं चंडीगढ़ इज फार्दर फ्रॉम भिवानी देन फ्रॉम करनाल। तो वहां डिस्टेंस की बात हो रही है। एंड फर्दर, फर्दर मीन्स इन एडिशन टू, नो मोर। फॉर एग्जाम्पल, इसलिए यहां पर ये जो वर्ड है फार्दर, दिस विच रेफर्स टू डिस्टेंस, ये यहां पर गलत होगा। हम यूज करेंगे फर्दर। नो फर्दर रिमार्क्स प्लीज मीन्स हो बस दिस इज द एंड, और रिमार्क्स नहीं करेंगे आप। नो फर्दर रिमार्क्स प्लीज। नेक्स्ट सेंटेंस, द टू फर्स्ट यूनिट्स ऑफ दिस बुक, कोई एक बुक है साइंस, मैथमेटिक्स या किसी भी सब्जेक्ट की, द टू फर्स्ट यूनिट्स ऑफ दिस बुक आर डिफिकल्ट। उनको अच्छे से समझने की आवश्यकता है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहां पर क्या एरर है आपको फाइंड आउट करना है। द टू फर्स्ट यूनिट्स, फर्स्ट, हमेशा ये ऑर्डिनल नंबर इस फर्स्ट के बाद यूज होंगे। द फर्स्ट टू यूनिट्स, नॉट टू फर्स्ट यूनिट्स। द फर्स्ट और फर्स्ट लास्ट हमेशा इस आर्टिकल द के तुरंत बाद आते हैं। he is the first, he is the second, he is the last। इसलिए इस टू को हम इस फर्स्ट के बाद शिफ्ट कर देंगे एंड द सेंटेंस विल बिकम ग्रामेटिकली करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, he hanged the calendar on the wall। न्यू ईयर है, नव वर्ष के कैलेंडर सभी को मिले। he hanged the calendar on the wall। what is error here? क्या गलत है यहां पर? hang। सेंटेंस नंबर 6 और सेंटेंस नंबर 7 में, इन दोनों सेंटेंसेस से मैं आपको हैंग और हंग के बीच, हैंग्ड और हंग के बीच के डिफरेंस को बताना चाहता हूं। दोनों का मतलब लटकाने से है, बट देयर इज अ क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन द मीनिंग ऑफ द वर्ड हैंग्ड एंड हंग। हियर हैंग्ड मीन्स टू हैंग ए पर्सन। किसी को फांसी पर लटकाने को हम इंग्लिश में हैंग्ड कहते हैं, लेकिन हंग मीन्स किसी टू हैंग ए थिंग, टू हैंग ए थिंग, किसी वस्तु को कहीं लटकाने पर, जैसे किसी कील पर, किसी रस्सी पर किसी चीज को लटकाते हैं, तो उसके लिए हम सेकंड फॉर्म हंग का यूज करेंगे। हैंग, हंग, हंग, हंग। और इन केस ऑफ हैंगिंग ए पर्सन वी यूज हैंग, hanged, hanged। Base form of the verb is same, hang, but V2 and V3 are different in both the meanings। इसलिए यहां पर ये रिवर्स यूज किया गया है। He hanged the calendar on the wall and a calendar can't be hanged। उसे फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता, उसे तो टांगा जाता है। इसलिए हम यहां पर यूज करेंगे hung the calendar on the wall। and in next sentence he was hanged for murder। यहां पर फांसी पे लटकाने की बात हो रही है, यहां पर hung का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। he was hanged for murder। next sentence, he has returned back from Chandigarh। ये एक सेंटेंस है। find out the error। ये देखिए, what do you mean by the word return? Return means coming back। Back is redundant here। हम किसी एक ही वर्ड को, जैसे रिटर्न से का मतलब होता है वापस लौटना या लौट जाना, और लौट जाना ही वापस आने को कहते हैं। तो क्या हमें इस वर्ड को यूज करने की आवश्यकता है? जी नहीं। इसको हम कहते हैं रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब है सुपरफ्लस यूज ऑफ सर्टेन वर्ड्स इन ए सेंटेंस, जिनकी आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए आपको इस वर्ड को यहां से डिलीट करना होगा, रिमूव करना होगा, एंड द सेंटेंस विल बिकम ही हैज रिटर्न्ड फ्रॉम चंडीगढ़। दिस इज सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। वी नीड नॉट टू यूज द वर्ड बैक, बिकॉज रिटर्न मीन टू कम बैक। Next is, who invented America? Thomas Alva Edison discovered bulb। This is a scientific fact and this is a historical fact। इन दोनों सेंटेंसेस से मैं आपको
इन्वेंट और डिस्कवर के बीच के डिफरेंस को शेयर करना चाहता हूं। इन्वेंट एंड डिस्कवर। अब आप देखिए सेंटेंस 9th में लिखा हुआ है हु इन्वेंटेड अमेरिका। इन्वेंट का मतलब होता है कोई नया आविष्कार करना। जो चीज पहले बिल्कुल थी ही नहीं उसका आविष्कार कर देना, उसे हम कहते हैं इन्वेंशन। और टू इन्वेंट समथिंग, साइंस में दिन प्रतिदिन रोजाना साइंटिस्ट नए नए आविष्कार करते हैं, नई नई इन्वेंशंस करते हैं। लेकिन डिस्कवर का मतलब है अ थिंग विच एग्जिस्ट ऑलरेडी बट वी फाइंड इट द फर्स्ट टाइम। कोई चीज पहले से है और हम पहली बार उसे ढूंढ पा रहे हैं या उसे ढूंढने में सफल हो पा रहे हैं, जिसका हमें पता नहीं था। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारी प्रकृति में मौजूद हैं जिनका हमें दिन प्रतिदिन पता चलता है। इसलिए सेंटेंस 9 हु इन्वेंटेड अमेरिका, अमेरिका का आविष्कार तो किसी ने नहीं किया, यस अमेरिका को डिस्कवर किया गया। सी रूट से जाकर जब अमेरिका को देखा गया तो यस पाया गया कि वहां पर अमेरिका है। एंड इट वॉज डिस्कवर्ड नॉट इन्वेंटेड। यहां हम लिख देंगे अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड और हु डिस्कवर्ड अमेरिका इन प्लेस ऑफ हु इन्वेंटेड। बट इन केस ऑफ साइंटिफिक ऑब्जेक्ट्स, थॉमस एल्वा एडिसन, क्या बल्ब पहले से था? थॉमस एल्वा एडिसन कहीं गए और बल्ब निकाला, ये रहा बल्ब? ऐसा तो नहीं हुआ। उन्होंने बल्ब बनाया था कि किस प्रकार से वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके आविष्कार करें रोशनी के लिए, अंधेरे को मिटाने के लिए। एंड ही इन्वेंटेड बल्ब नॉट डिस्कवर्ड। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द एरर in the sentences. Errors may be related to any part of speech: noun, pronoun, verb, adjective, adverb, conjunction, interjection, or redundancy, or redundant use of, superfluous use of words, unnecessary use of words. In this way, you can solve a few more exercises to have a good command over common error in the sentences. Dear students, हमने कुछ sentences देखे पिछले एक्सरसाइज में। आइए अब हम कुछ और sentences देखते हैं। आप भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको अपने नोटबुक में नोट कीजिए और अपने आप कॉमन एरर्स को फाइंड आउट कीजिए, कोशिश कीजिए। और जब आप कोशिश कर लें तब पुनः इस वीडियो को ऑन कीजिए और देखिए कि क्या आपने जो कॉमन एरर फाइंड आउट किए थे या जो मैं यहां कर रहा हूं क्या वो सेम है। इस प्रकार से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। 11th सेंटेंस इज प्लीज एक्सक्यूज मी बीइंग लेट। आपको क्या गलती लगती है इसमें? प्लीज मैं लेट हुआ, प्लीज एक्सक्यूज मी बीइंग लेट। क्या एरर है यहां पर? यहां पर एरर है प्रोनाउन से रिलेटेड मी। हम यहां ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते, प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस को यूज नहीं कर सकते क्योंकि जिरन से पहले हमेशा पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज होता है, या यूं कहिए पजेसिव केस के बाद ही जिरन का यूज होता है, V1 ing का यूज होता है। तो यहां पर आपको हो सकता है अटपटा सा लगे, लेकिन हम यहां पर यूज करेंगे माय, जो कि पजेसिव केस है। तो हम सेंटेंस हो जाएगा प्लीज एक्सक्यूज माय बीइंग लेट। मी नहीं, मेरे लेट आने के लिए मुझे एक्सक्यूज करें, मुझे माफ करें, माय बीइंग लेट। सेकेंड सेंटेंस इज माय टीचर डिसलाइक्ड मी कमिंग लेट। मैं लेट हुआ क्लास में और मेरे टीचर ने इस बात के लिए मुझे पसंद नहीं किया। लेकिन मुझे पसंद नहीं किया बात सही नहीं है, मेरे लेट आने को पसंद नहीं किया, इसलिए अगेन जिरंड इज देयर। वी कांट यूज एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन बिफोर ए जिरंड, सो वी शैल यूज माय कमिंग लेट। माय कमिंग लेट हमें यह गलत इसलिए लगता है क्योंकि हमने इस तरीके के फ्रेजेस सुने नहीं हैं।
हमने सुना है माई बुक, माई हाउस, माई कार, हमने सुना है इनके बाद नाउन्स को, लेकिन यहां पर ये जेरेंट्स भी नाउन का काम करते हैं। ये बेसिकली ये कमिंग और बीइंग इन सेंटेंसेस में नाउन्स हैं, जेरेंट्स इन फॉर्म ऑफ नाउन्स। सो वी शैल यूज possessive case of pronouns here means possessive adjectives or pronominal adjectives. Next sentence, walk fast lest you should not miss the train. जल्दी चलो नहीं तो आपको ट्रेन नहीं मिलेगी। लेस्ट और शुड, एक तो आप ये बात याद रखें, मॉडल्स के केस में भी क्लास 10th क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में इस तरीके का सेंटेंस यूजुअली पूछा जाता है। यहां पर ब्लैंक दे दिया जाता है और आपसे मॉडल वर्ब भरने के लिए कहा जाता है। लेस्ट और शुड की फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, इकट्ठे रहते हैं, एक ही सेंटेंस में पाए जाते हैं, इसलिए जहां भी लेस्ट हो आप शुड भर देंगे, सेंटेंस विल बी ग्रामेटिकली करेक्ट। लेकिन लेस्ट अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। लेस्ट का स्वयं का यह मतलब होता है अन्यथा, नहीं तो, इसलिए हम इस नॉट शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सुपरफ्लस है, ये रिडंडेंसी है, ये डबल नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसलिए टू अवॉइड दिस सेंटेंस being double negative, we shall remove this word not from here and the sentence will become walk fast lest you should miss the train. नोट शब्द ना होते हुए भी मीनिंग नेगेटिव। आपने टू और टू पैटर्न के बारे में भी सुना होगा। He is too weak to walk, वहां पर भी टू पैटर्न में भी सेंटेंस में नोट के ना होते हुए नेगेटिव मीनिंग होता है। He is too weak to walk, मतलब वो इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार से लेस्ट के साथ हम नॉट का यूज कभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, देयर इज नो एंड ऑफ ट्रबल्स, समस्याओं का, मुसीबतों का कोई अंत नहीं होता, जीवन संघर्ष का नाम है। लेकिन यहां पर हम एंड ऑफ यूज नहीं कर सकते, एक फिक्स्ड प्रपोजिशन यूज होगी, देयर इज नो एंड टू ट्रबल्स, देयर इज नो एंड टू ट्रबल्स, नॉट ऑफ। नेक्स्ट इज आई एम बिजी इन माई वर्क। कई बार हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ग्रामेटिकली सेंटेंस को लिखते हैं, लेकिन उससे ग्रामेटिकली सेंटेंस गलत हो जाता है। मैं मेरे काम में व्यस्त हूं, अब मैं को इंग्लिश में तो इन ही कहते हैं, तो सेंटेंस में तो कोई गलती नहीं है, लेकिन इंग्लिश एज इट इज ट्रांसलेट आप नहीं कर सकते हिंदी से। इसके लिए कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस होती हैं जिन्हें आपको याद रखना होगा। इन यहां पर गलत है, हम यूज करेंगे आई एम बिजी विद माई वर्क। लेकिन यदि विद के साथ आप इसको अब हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो यह बड़ा अटपटा सा लगेगा, परंतु यह फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, बिजी विद। इट इज नो यूज टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। आपने ये कहावत अवश्य सुनी होगी, अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। इट इज नो यूज टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यहां पर टू इन्फिनिटिव का यूज नहीं करेंगे। और आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी कोई सेंटेंस इस फ्रेज से शुरू हो, इट इज नो यूज डैश, इट इज नो यूज डैश, हमेशा V1 ING का यूज होगा। हमेशा हम यूज करेंगे जेरेंट का, जो कि होगा क्राइम। अभी हाल ही में इसी वर्ष कंपार्टमेंट के +2 के एग्जाम में ये वाला सेम सेंटेंस आया हुआ था, क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। नेक्स्ट इज डेथ इज मोर प्रेफरेबल देन डिसऑनर। बेइज्जती हो इससे अच्छा तो मृत्यु हो जाए, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। डेथ इज मोर प्रेफरेबल, लेकिन प्रेफरेबल के साथ जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगती है वो लगती है टू। आई प्रेफर जूस टू कोल्ड ड्रिंक्स। डेथ इज मोर प्रेफरेबल टू डिसऑनर, नॉट देन। हालांकि हम कंपैरिजन करने के लिए
कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का यूज करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ देन के स्थान पर टू का यूज होता है, और यहां प्रेफर के साथ हमेशा टू का ही यूज होगा। सेंटेंस 18 इज, इट इज आई हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर माई फेल्योर। अब यहां पर इस इज का जो यूज किया गया है ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो वर्ब यूज होगी वो आई के लिए यूज होगी, ना कि हु के लिए। हु को यहां केवल अपोजिशन में आई के लिए यूज किया गया है। इट इज आई, अगर कोई सेंटेंस इस तरीके से शुरू होता है इट इज आई, तो यहां ये जो ट्रू सब्जेक्ट है इसके अनुसार ही हम वर्ब का यूज करेंगे। इट इज आई हु एम रेस्पॉन्सिबल फॉर माई फेल्योर। अपनी असफलता का जिम्मेवार व्यक्ति स्वयं होता है, मेरी असफलता का जिम्मेवार मैं हूं। सेकेंड इज ब्रिंग ए हॉट कप ऑफ टी। कई बार हम केवल वर्ड्स के ऑर्डर में गलती करते हैं। एडजेक्टिव को हमेशा उस नाउन के पास लिखना होता है जिसके लिए उसका यूज किया गया है, जो उसे मॉडिफाई करता है। यहां पर हॉट टी है, ना कि कप, तो हम इसे कप से पहले नहीं लिख सकते। हम लिखेंगे ब्रिंग ए कप ऑफ हॉट टी, ब्रिंग ए कप ऑफ हॉट टी। अब हॉट जो है यहां लिखने के बाद इस टी को मॉडिफाई करेगा और ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज फ्लोर इज मेड ऑफ व्हीट, दिस चेयर इज मेड फ्रॉम वुड। इन दोनों सेंटेंसेस से मैं आपको मेड ऑफ और मेड फ्रॉम के बीच का डिफरेंस को समझाना चाहता हूं। मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, इसको आप कुछ इस तरीके से समझिए, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। अगर वो रॉ मटेरियल, उसकी कलर, कंप्लेक्शन या उसका जो स्ट्रक्चर है, वो रॉ मटेरियल एज इट इज उस प्रोडक्ट में दिखाई दे। फॉर एग्जाम्पल, दिस चेयर इज मेड फ्रॉम वुड। ये चेयर लकड़ी से बनी है। क्या उस चेयर में वो लकड़ी जो रॉ मटेरियल है दिखाई देती है? ऑफ कोर्स देती है। अगर वो दिखाई दे रहा है तो हम मेड ऑफ लिखेंगे, मेड फ्रॉम नहीं। तो हम कह देंगे दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। लेकिन फ्लोर इज मेड फ्रॉम व्हीट, आटा जिससे चपाती बनती है, क्या उस आटे में उस गेहूं के दाने की शक्ल दिखाई देती है? क्या वो गेहूं के दाने दिखाई देते हैं? जी नहीं। यदि वो प्रोडक्ट में दिखाई ना दे रॉ मटेरियल, तो हम उसे मेड फ्रॉम लिखेंगे, मेड ऑफ नहीं। तो हम लिख सकते हैं फ्लोर इज मेड फ्रॉम व्हीट इंस्टेड ऑफ मेड ऑफ व्हीट। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जिनके एंड प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल दिखाई नहीं देता। रॉ मटेरियल को देखकर, उस प्रोडक्ट को देखकर हम उसके रॉ मटेरियल के बारे में नहीं बता सकते। तो वो प्रोडक्ट, उसमें हम यूज करेंगे मेड फ्रॉम, और जिसमें दिखाई देता है उसमें हम यूज करेंगे मेड ऑफ। इन दिस वे we can solve the exercise based on common error of words in the sentences. Go through this exercise, watch this video and note down all the sentences in your notebooks. You will be able to have a very good command over the usage of words grammatically correct. Thank you very much. Good luck.